Hello everyone, welcome to my all student on this channel. Myself Deepak Kumar. I have completed my BSc Nautical Science from TS Chanakya. I am Merchant Navy officer. Now we are going to discuss about hyperconjugation. Hyperconjugation एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डेट इज नेम ऑफ हाइपरकंजुगेशन. तो हाइपरकंजुगेशन होता है क्या है, हाइपरकंजुगेशन कैसे इन्वॉल्व होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, मैं उन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मैंने ऑलरेडी किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. बॉन्ड फिजन के बारे में डिस्कस हो चुका है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस हो चुका है, पूरी रेजोनेंस के बारे में मुझे डिस्कस हो चुका है. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइपरकंजुगेशन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीओसी, राइट. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइपरकंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो हाइपरकंजुगेशन पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आना चाहिए. वो बेसिक चीज़ क्या है, जैसे आप जानते होंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, थोड़ा वो सब चीज़ें आनी चाहिए. थोड़ा कार्बोकेटायन का फंक्शन थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है कि कार्बोकेटायन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो उस टाइप का कार्बन माइनस कुछ होंगे, फिर कार्बन फ्री रेडिकल, कुछ इस टाइप का चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, है ना. तो मैं पहले उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो इसकी बेसिक पार्ट है, किसका, हाइपरकंजुगेशन है. तो हाइपरकंजुगेशन का बेसिक जो पार्ट है डेट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. तो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन होता है क्या है, पहले उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सपोज कोई भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाइक C++C कार्बोकेटायन मेनली इसी में आते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज हो. क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज. लाइक sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम क्या क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, एंड कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है. यही तीन मेनली sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम होंगे कार्बन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन तीनों के केस में मैं अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे क्या होता है. तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करने के लिए सिस्टम जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. मीन्स हाइपरकंजुगेशन के लिए भी सिस्टम को क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, लाइक sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम होना चाहिए. तो उसी के केस में मुझे अल्फा हाइड्रोजन में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे तीन चीज़ें होंगे, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंगे, या तो कार्बन फ्री रेडिकल होंगे, या कार्बोकेटायन होंगे. कार्बन माइनस चार्ज नहीं हो सकता है क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम होता है. तो कार्बन माइनस के बारे में मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा हाइपरकंजुगेशन के अंदर. तो यहाँ पे तीन केस हो सकता है. क्या क्या हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकते हैं, कार्बन प्लस चार्ज हो सकता है, एंड कार्बन फ्री रेडिकल हो सकते हैं. ये तीन चीज होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम होते हैं. जब ऐसे कोई कंपाउंड होंगे तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन चेक करना होता है. अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करने के लिए ये जो स्पेसिफिक जो कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन प्लस एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह इसको ट्रीट करेंगे. तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो उसके जस्ट उसके पास वाला जो कार्बन होगा, जस्ट उसके पास वाला एक बॉन्ड होंगे, उसके जस्ट पास वाले कार्बन होंगे, डेट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. उस कार्बन को क्या नेम देते हैं, डेट कार्बन नेम इज अल्फा कार्बन. एंड उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसे नेम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट. तो सपोज मैं C++C के केस में देखते हैं, जैसे ये है ना. तो C++C है, इसके पास C है और इसके पास C है, ऐसा कुछ अटैच्ड है. तो यहाँ पे जो ये C++C है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर से, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ये भी sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो जब भी कोई कार्बन एटम्स डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम से अटैच्ड होगा, मींस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा, डेट कार्बन इज नेम अल्फा कार्बन. वो उस कार्बन को क्या नेम देंगे, अल्फा कार्बन. जैसे यह मान लो ये प्लेनर सिस्टम है C++C और इससे डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच्ड है, उसको क्या नेम दिए गए, अल्फा कार्बन. और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 है. इस हाइड्रोजन के नेम दिए गए क्या, अल्फा हाइड्रोजन. तो मीन्स कोई भी C++C लाइक C प्लस एंड C फ्री रेडिकल प्लेनर सिस्टम के से डायरेक्टली अगर कोई कार्बन अटैच्ड होगा, प्लेनर सिस्टम से डायरेक्टली अगर कोई कार्बन अटैच्ड होगा, उस कार्बन को अल्फा कार्बन नेम दिया गया. और उस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, दैट नेम इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. तो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं मैं इसका, हाँ ठीक है. तो इसके पास अगर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ से भी H होंगे, यहाँ से H और ये H. तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा उस कार्बन के बारे में बात करेंगे. तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन, और जो उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. देखो यहाँ पर भी H अटैच्ड है ना,
यहाँ पे BH अटैच है, बट इस H को हम अल्फा हाइड्रोजन नेम नहीं देंगे। जो इस डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है वहां पे जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन नेम देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस क्या है, एक ये हो गया, 2 3 और यहाँ पे 3 है ना, वेरी सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस इज व्हाट, 6 होंगे या नहीं, 1 2 3 एंड 1 2 3, तो दैट इज 6। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अलग अलग केस बात करेंगे। अभी मैं C के मतलब वहां पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं उसके प्रेजेंस में बात करते हैं, है ना, वेरी गुड। तो ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन प्लस भी हो सकता है एंड कार्बन फ्री रेडिकल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखो सपोज ऐसा है कोई कंपाउंड, है ना, ऐसा कुछ अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो अटैच्ड है, अब इनके यहाँ पे कौन C है, ये वाला है ऑब्वियस। इससे जो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होंगे उसको क्या नेम दिया गया, अल्फा कार्बन। क्या नेम है उसका, अल्फा कार्बन। दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन एंड दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसे नेम दिया गया अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी मैं किस चीज के बारे में सीख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या मिला इन दिस केस, बोलो बोलो। ये C के रिस्पेक्ट में ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये तीनों। और इनके रिस्पेक्ट में ये भी कार्बन है, इनके पास भी 3 है। जो डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उसका हाइड्रोजन सिर्फ लेना है, ये भी 3। और इस डबल बॉन्ड C से भी डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, इनका भी 3 हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा इज यहाँ पे क्या है, 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ पे 9 अल्फा एच। कितने अल्फा एच, 9 अल्फा एच। तो ऐसे मैं कैलकुलेट करने का सीख लेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जब अल्फा हाइड्रोजन मुझे कैलकुलेट करने आ जाएंगे तब मैं हाइपर कंजुगेशन कैसे अल्फा हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यूज करते हैं उसकी बात करेंगे, राइट। तो पहले तो ये देख लो ये होता क्या है, छाप लो इसे। क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें C के प्रेजेंस में एक कार्बन है, वहां पे 3 हाइड्रोजन है, फिर ये डायरेक्ट अटैच्ड है, दैट इज आल्सो 3 हाइड्रोजन एंड हियर आल्सो 3 हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड इज 9, दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसा कुछ, ये है ना। तो यहाँ पे फिर से क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से जो अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, राइट। तो ये 3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है, 9 नंबर और 12, 3 3 6 3 9 और 3 12 नंबर ऑफ अल्फा एच है। कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है, 12। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल अल्फा एच कितने हैं, 12 अल्फा एच है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार C के प्रेजेंस में जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसके हाइड्रोजन से काउंट कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इसके टाइप का। नेक्स्ट देख लो, ओके। इस कंपाउंड के अंदर सोचो कैसे होगा अल्फा एच, कैसे काउंट करेंगे। देखो ये C है ना, C इस C के रिस्पेक्ट में जो है कार्बन अटैच है उसको देखेंगे। तो ये कार्बन अटैच डायरेक्टली, ये तो यही अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है और एक दूसरा ये अटैच्ड है डायरेक्टली, है ना। तो क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास कोई H है, H नहीं है, सभी कार्बन है। तो यहाँ पे 0 अल्फा एच है। यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे है क्या अल्फा एच, हाँ है। देखो इसके अंदर क्या है, ये एक H हो गया, ये एक H और ये टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड कार्बन फॉर्म करेंगे तो 3H होंगे। तो 3H होंगे तो यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये अल्फा एच है। तो इस कंपाउंड में अगर बात करेंगे अल्फा एच कितना है, तो 3 अल्फा एच है, क्योंकि ये इस कार्बन के पास कोई अल्फा एच नहीं है। तो मीन्स अल्फा कार्बन पे अगर कोई एच नहीं है तो वहाँ पे 0 अल्फा एच होंगे। तो यहाँ के लिए 0 अल्फा एच, बट टोटल कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा एच है, 3, क्योंकि ये एच तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, राइट। तो ये तो एक केस हो गया। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं,
जो समझ में आ रहा होगा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कैसे अल्फा एच कैलकुलेट होते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैं अब बेंजीन के बारे में लेता हूँ, ठीक है। बेंजीन में कैसे अल्फा एच काउंट होंगे, राइट। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना। मान लो ये है, एक ये है, यहाँ पे भी अल्फा एच ही काउंट करना है, राइट। ये अब बताओ यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग देखें, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, प्लेनर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कार्बन डायरेक्ट अटैच है या नहीं है। तो वहां पे जो डायरेक्ट अटैच है, क्या इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, देखो H H H टोटल यहाँ पे 3H। और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या यहाँ पर भी H है, क्या यहाँ पर भी H है, और भी कहीं है नहीं, और तो कहीं नहीं है। तो क्या ये H जो है इसको काउंट करेंगे या नहीं, ये H को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये sp2 सिस्टम पे H है, ये sp2 सिस्टम पे ही H है, तो वो H काउंट नहीं करेंगे जो डबल बॉन्ड पे आएंगे। हम उसी H को काउंट करेंगे जो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट वाले कार्बन पे H होंगे, और वहां पे कोई ऐसा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, राइट। जैसे यहाँ पे ये कार्बन, इससे कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, बट यहाँ पे ये कार्बन पे देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड है, तो ये H हम काउंट नहीं करेंगे। तो मुझे सिर्फ कौन सा H काउंट करना होगा, दिस दिस दिस। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ अल्फा H है, कितने नंबर ऑफ अल्फा H है, 3, तो ओनली 9 अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा H है, कितने हैं, 3 अल्फा H। ये दोनों अल्फा H काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फा H है, 3। यहाँ पे भी कितने होंगे देख लो, ये तो डबल बॉन्ड के डायरेक्ट अटैच्ड है इस कार्बन को, तो यहाँ पे 3 H होंगे या नहीं होंगे। फिर यहाँ पे भी तो H है क्योंकि ये भी एक कार्बन है, और यहाँ पर भी H होंगे, है ना। तो इन दिस केस इसके अंदर कितने H आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा। देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कौन सा है, ये कार्बन, तो यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं। क्या इससे भी ये डायरेक्ट अटैच्ड है, हाँ अटैच्ड है, तो ये भी 3। क्या इस डबल बॉन्ड से भी ये डायरेक्ट अटैच्ड है, ये 3। टोटल 9 अल्फा H। यहाँ पे कितने अल्फा H है, 9 अल्फा H है, 9 अल्फा H। तो हमें अल्फा H कैलकुलेट करने का सीख रहे हैं, कैसे आ रहा है अल्फा H, है ना। तो अल्फा H हमें अगर काउंट करने आ गया तो मुझे इजी होंगे आगे के बारे में डिस्कस करना, राइट। तो यहाँ पे तो पहले अल्फा H कैलकुलेट करते हैं, अल्फा H होता क्या है। तो ये तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैंने देख लिया अल्फा H कैसे काउंट करते हैं। अब ये भाई किसके केस की बात कर रहे हैं, कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बोकेटायन C+ जो होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम में से भी प्लेनर है। तो इस केस में भी क्या करेंगे, अगर कार्बोकेटायन भी होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में उस कार्बोकेटायन जो बना है उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा जो कार्बन, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर से यहाँ पे देखो सेम कंडीशन जो पहले डबल बॉन्ड में किए थे, यहाँ पे C के पास प्लस चार्ज है ना, है, वेरी गुड। तो क्या इस कार्बन से जो ये C+ से जो डायरेक्टली C अटैच्ड है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, सोच कर बताओ, 3 हाइड्रोजन है ना। और इस कार्बन से जो इधर भी अटैच्ड है इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो इसी को बोलते हैं 6 अल्फा H। तो जो कार्बोकेटायन या कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन फ्री रेडिकल के से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होंगे और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा वही अल्फा H होता है। तो ये इधर 3 अल्फा H एंड इधर 3 अल्फा H, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H 6 अल्फा H, राइट, 3 and 3। तो ये अल्फा H हो गया इस केस के लिए, है ना, सिंपल। क्या करना था, जो मेरा प्लेनर सिस्टम था उसके बाजू वाले कार्बन को देखा, जो उसके बाजू में जो कार्बन था उसके पास जितना हाइड्रोजन था वो इंक्लूड करेंगे अल्फा H के लिए, राइट। ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया इसका, कैसे अल्फा H कैलकुलेट करें, राइट। तो सेकंड देखते हैं फिर इसमें एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो इसमें 6 अल्फा H है, आप लोग छापते जाना, देखो इसमें C ऐसा कुछ है ना। तो फिर इस केस में भी देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन है प्लस चार्ज है, क्या इससे ये कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है, हाँ डायरेक्ट अटैच्ड है। इसके पास कितना H है पहले वो देखेंगे, इसके पास एक ही H है, 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाते तो इसके पास H। और इससे कितने H है, 1 2 3। क्या इसका कार्बन का हाइड्रोजन काउंट करेंगे, नहीं, कभी नहीं काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या डायरेक्टली इस कार्बोकेटायन से अटैच है, नहीं डायरेक्टली अटैच नहीं।
जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बोकेटायन से या कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन फ्री रेडिकल से, उसी कार्बन का हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो यहाँ पे यही कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है और ये वाला कार्बन डायरेक्ट अटैच है कार्बोकेटायन से। तो यहाँ पे टोटल नंबर अल्फा एच कितना है 1 2 3 4। तो टोटल नंबर अल्फा एच इज 4, राइट। यहाँ पे 4 नंबर अल्फा एच है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ऐसा कुछ कंपाउंड है ना, ये अल्काइल है, यहाँ पे अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप प्लस चार्ज। अगर कोई पूछेंगे भाई साहब इसके अंदर कितने अल्फा एच है, इसके अंदर कितने अल्फा एच है, तो क्या करूँगा? अब तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड C है इससे डायरेक्ट CH2 अटैच्ड है, उसमें भी प्लस चार्ज है, उसके पास भी वैकेंट है ना। और ये भी, या इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, इससे भी कोई कार्बन नहीं, तो नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने से पहले सोचो कितने नंबर अल्फा एच होंगे, क्योंकि यहाँ से एक कंडीशन हो सकता था कि ये एच हो सकते थे, बट वहाँ पे भी वैकेंट है प्लस चार्ज है, तो वो अल्फा एच नहीं होंगे। ये केस में ये H2 को एच काउंट नहीं करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो 0 होंगे। क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे यहाँ पे, राइट। क्योंकि ये डायरेक्ट जो अटैच्ड है वो खुद वैकेंट है ना। तो जब वैकेंट है तो ये इसके पास कोई अल्फा एच है ही नहीं, वो एच तो है बट वो एच दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसके बारे में हाइपर कन्जुगेशन में पढ़ेंगे तो उस समय फील होगा कि क्या ये अल्फा एच की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं, तब उस समय समझ में आएगा अच्छा इसलिए। तो अभी ये माना है कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा एच यहाँ पे नहीं है, राइट। सेकेंड देखो, ये कोई कंपाउंड क्या यहाँ पे अल्फा एच है? यहाँ पे देखो इसके पास तो एच है ना भाई साहब, है। यहाँ पे भी एक एच है, यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी 2 एच है। क्या ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम से कोई डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है? नहीं है। क्या इससे कोई डायरेक्टली अटैच्ड है? नहीं है। ये अटैच्ड है बट ये भी क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वहां पे भी डबल बॉन्ड। तो इस केस में भी अल्फा एच क्या है? 0 है। क्या है इस केस में? अल्फा एच 0 है, राइट। तो इसमें भी अल्फा एच 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे। ये समझ में आ रहा है कैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि जब मेरा प्लेनर सिस्टम के पास वाले कार्बन भी प्लेनर हो रहा होगा तो उसका एच अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करेंगे, राइट। ये तो हो गया एक केस। और देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसमें अल्फा एच कितने हैं? देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन से ये अटैच है ना, ये कार्बन, तो इसके पास 2 एच तो है। क्या ये कार्बोकेटायन से भी कोई 2 एच अटैच है? देखो यहाँ पे भी अटैच है, तो इसके कारण भी ये यहाँ अटैच है, इसके कारण भी है, और इसके कारण ये भी, इसके कारण ये भी। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच इन दिस केस 4। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था ना, कार्बोकेटायन और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। इसमें देखो यहाँ पे देखो ये कार्बन प्लस है ना। उस कार्बन प्लस से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है वहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? इस कार्बन पे देखो, इसमें तो 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है, 1 2 3 कार्बन अटैच है। क्या 3 कार्बन में कहीं एच है? नहीं एच है क्या कहीं? नहीं। तो ये कार्बन के पास अल्फा एच कितना हो जाएगा? 0। ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली कार्बन प्लस से अटैच नहीं है, कार्बन प्लस से यही कार्बन अटैच है, राइट। तो यहाँ पे भी 0 अल्फा एच होंगे, है ना। सिंपल, समझ में आ गया अल्फा एच कैसे काउंट करते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख लो अल्फा एच क्या होता है, राइट। तो अभी लिखते हैं डिफिनेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन क्या होता है। तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन के बारे में क्या है कि व्हेन कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप लाइक C+, C डबल बॉन्ड C and C free radical is called अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन इट आर अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो जो फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होगा, इससे अगर डायरेक्टली कोई अटैच्ड है कार्बन, उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है दैट कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं फ्री रेडिकल वाला देख लेता हूँ क्या है। कुछ ऐसा है ना। और यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल है, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल है, राइट।
तो डिफिनेशन देख लो, बहुत ही सिंपल है। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप which are carbocation, carbon double bond carbon and carbon plus that are planar system is called alpha carbon and hydrogen on it are alpha hydrogen, जो कार्बन से अटैच होंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अभी ये कार्बन है, इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल है, उसके प्रेजेंस में कौन कौन सा अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन। तो इससे जो डायरेक्टली अटैच कितने हाइड्रोजन है, देखो इससे जो अटैच्ड है ये 2H है, इसके पास भी है और इसके पास भी 2H है। और कोई है क्या इसके पास H? अब तो कोई नहीं है, तो इसके पास 4 अल्फा है ना, 4 अल्फा जो फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, राइट। तो जो भी फ्री रेडिकल या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बोकेटायन से जो डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है उसके पास जो जितने नंबर ऑफ H होगा दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, कुछ ऐसा है, अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर से है ना। तो इनके प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन सा होगा, इधर तो कोई नहीं है क्योंकि सभी कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये एक H हो गया यहाँ पे और ये एक कार्बन हो गया 2H। तो 2 H इन दोनों के, इसके प्रेजेंस में यहाँ पे और इसके प्रेजेंस में यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा H इन दिस केस आल्सो 4 अल्फा H। समझ रहे हो कैसे? इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है और इस पे 2H है, और ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन पे डायरेक्टली अटैच्ड है 2H। तो दैट इज द 2 and that is 2. It means total number of alpha in this compound is 4 alpha H, right? तो अब नेक्स्ट में जब अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हाइपर कंजुगेशन में आते हैं। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं उस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे जहाँ पे कार्बोकेटायन होंगे, उसके प्रेजेंस में जो उसका हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा उसके बात करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? हाइपर कंजुगेशन जो एक्चुअली है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कुछ परमानेंट होते हैं, एक नॉन परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन किस केस में आता था? परमानेंट इफेक्ट में आता था, राइट। तो हाइपर कंजुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट, जो कुछ सिग्मा बॉन्ड और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। ये क्या होता है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में होती है, राइट। तो ये हाइपर कंजुगेशन को लिखेंगे कैसे? तो हाइपर कंजुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट व्हेन कंजुगेशन इन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। तो एक परमानेंट इफेक्ट है जहां पे कंजुगेशन कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच। इसको डिफरेंट नेम दिए गए, वो है सिग्मा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा पी कंजुगेशन, सिग्मा पी कंजुगेशन भी इसके बोलते हैं, एंड सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंजुगेशन भी बोलते हैं इसको। और एक और इसको नेम दिए गए, ये सभी इसको बोलते हैं, और ऑल्सो नोन एज सिग्मा पी कंजुगेशन मीन्स हाइपर कंजुगेशन, ऑल्सो नोन एज सिग्मा पी कंजुगेशन, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कंजुगेशन एंड बाकर नॉर्टन बाकर इफेक्ट, राइट। ये भी इसको बोलते हैं। ये सभी एक ही टाइप के नेम है। तो क्या क्या नेम है इसको? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का जो कंजुगेशन हो, सिग्मा पी कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन एंड नॉर्टन बाकर इफेक्ट। तो जैसे रेजोनेंस में जब होता था, तो रेजोनेंस में क्या होता था? पाई पाई कंजुगेशन होता था, पाई लोन पेयर कंजुगेशन होता था, लोन पेयर पॉजिटिव कंजुगेशन होता था, निगेटिव चार्ज विथ पॉजिटिव कंजुगेशन होता था। बट यहाँ पे कुछ सिग्मा के साथ ओवरलैप हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? सिग्मा के साथ, सिग्मा बॉन्ड एंड पी। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेंस है। ये एक टाइप का रेजोनेंस ही है। वो रेजोनेंस किसके किसके बीच हो रहा है? सिग्मा और पी में हो रहा है। तो जब सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल के बीच का जब रेजोनेंस होगा, दैट रेजोनेंस इज कॉल्ड व्हाट? हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए इसको अलग से टॉपिक को नेम दिया गया हाइपर कंजुगेशन, है ना। तो इसको ये अलग अलग नेम दिए गए। तो मैं पहले कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखो इसको थोड़ा मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देखता हूँ कैसा होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो सबसे पहले ये कार्बन कैटायन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन होनी चाहिए उस कार्बन पे, अल्फा हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। वो क्यों होना चाहिए वो देखते हैं पहले। जैसे ये कार्बन है ना, और यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे 3H है। कितने H है? यहाँ पे 3H और यहाँ पे 2H। तो इनके पास कितने अल्फा H है भाई साहब? इनके पास कितने अल्फा H है? 2 अल्फा H है। यहाँ पे तो ये दिख गया मुझे अल्फा H कितना है? 2। अब इसका यूज कैसा होगा वो देखते हैं। कितने अल्फा H है? 2 अल्फा H है ना।
तो देखो इसका जब स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ कुछ होगा, ध्यान से देखना। मैं स्ट्रक्चर फॉर्म इसका कैसा ड्रॉ करते हैं। सपोज ये सी है ना, सी ये वाला कार्बन है और इसे 3 H अटैच्ड है। तो सपोज दिस वन इज HA एंड दिस इज HB और ये HC। मैं ये तीनों हाइड्रोजन को HA HB HC नेम दिया। एंड ये कार्बन है, इसके पास एक प्लस चार्ज है और यह इसके पास भी 2 H है, ऐसा कुछ है ना। ये कंपाउंड है, ये केस है, यहाँ पे HA HB एंड HC। अब देखो ये कार्बन क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज होने का क्या मतलब, कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है इसका क्या मतलब होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या होता है उसके नाम, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इस कार्बन में वैकेंट p ऑर्बिटल है या नहीं है, है बिल्कुल है, दिख रहा है मुझे। इस कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल। तो क्या ये वैकेंट p ऑर्बिटल है या अनफिल्ड ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो ये अनफिल्ड है। बट ये HA जो है ये फिल्ड ऑर्बिटल है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है मुझे, वो कैसा है, फिल्ड ऑर्बिटल है। दिस इज द फिल्ड ऑर्बिटल और ये अनफिल्ड ऑर्बिटल। तो जब कुछ ऐसा फिल्ड ऑर्बिटल और अनफिल्ड ऑर्बिटल है तो ये क्या चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहेगा या नहीं, ऑब्वियस देना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ये फिल्ड है और ये अनफिल्ड है। ये तो गरीब है इंसान है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये चाहेगा कि ये मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे। ये डबल बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है मीन्स HA के बीच और कार्बन के बीच, एंड ये जो कार्बोकेटायन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल उनके बीच। तो जब ये फील्ड ऑर्बिटल जो C और HA के साथ जो फील्ड ऑर्बिटल है, वो फील्ड ऑर्बिटल जब इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे अनफिल्ड ऑर्बिटल को, जो p ऑर्बिटल है कार्बन का, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इनको देंगे तो ये एक टाइप का क्या है, कंजुगेशन है। देखो सिग्मा फुलफिल विथ अनफिल्ड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड क्या है, 1। तो एक टाइप का क्या है, फिल्ड और एक अनफिल्ड के बीच कंजुगेशन है। तो उसी कंजुगेशन को नेम दिया गया है सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच रेजोनेंस। तो जब कोई सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच जब रेजोनेंस होगा, दैट रेजोनेंस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन पहले समझ में आया क्या होता है। तो वो क्यों होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों होता है, तो जैसे ये डबल बॉन्ड इसको देगा तो क्या इसका भूख कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। इस कार्बन को देखो, देखो ध्यान दे रहा है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना इस कार्बन के बीच, तो भाई साहब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो ये भूख इसका मिट जाएगा। तो जब इसका भूख मिटेगा तो क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबल बन रहा है स्ट्रक्चर, हाँ स्टेबल बन रहा है। जब स्ट्रक्चर स्टेबल बनेगा तो क्या उसके तरफ जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ, ऑब्वियस जाना चाहेगा, इसलिए ऐसा कुछ होता है। तो जब ये फील्ड ऑर्बिटल जब वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो क्या होगा उस चीज को देखते हैं। होगा क्या कि ऑब्वियस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये बॉन्ड डायरेक्ट इस पे अटैक कर देगा ऐसा कुछ, और ये भूख इसका मिट जाएगा। तो क्या होगा देखो, HB एंड HC तो इसके साथ अटैच होंगे और ये कुछ डबल बॉन्ड C एंड HH ये फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इसको फॉर्म करने से ये कार्बन क्या होगा, भूख खत्म हो गया और यहाँ पे क्या टूट गया, HA टूट गया। तो HA यहाँ प्लस के फॉर्म में टूट के बाहर निकल गया है ना। तो ये टूटा तो इससे ये डबल बॉन्ड जनरेट हुआ। और ये कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड और इसके वैकेंट p के पास जो ऑर्बिटल था उनके बीच में रेजोनेंस हुआ। क्योंकि वो भूखा था तो उसको इलेक्ट्रॉन्स कौन दे सकता था, यहाँ पे सिग्मा के अलावा कोई तो है नहीं देने वाला, तो यही अब इलेक्ट्रॉन देगा। तो इससे क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा। जब डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियस ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे भूखा है और यहाँ पे कोई भूखा नहीं, न्यूट्रल हो गया। तो ऑब्वियस न्यूट्रल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड कंपाउंड, तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है। अब अल्फा H की जरूरत क्यों पड़ी, अल्फा H की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो ये जो HA है, HA, तो जब HA एक बार हटेगा तो ये बनेगा। तो क्या HB भी तो हट सकता है, HB भी हट सकता है। क्या HC भी हट सकता है, हाँ HC भी हट सकता है। तो इस केस में 3 H जो है वो हटेगा और उसको इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। कौन कौन, ये H, एक ये H और ये H, ये तीनों H मिलके इसको स्टेबलाइज करेगा, राइट। जब ये तीनों H मिलके इसको स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर सपोज किसी कार्बन के पास 2 अल्फा H है और किसी कार्बन के पास 3 अल्फा H है, तो इसके उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास 3 अल्फा H है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह से H दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स, 3 जगह से जो फील्ड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 जगह से वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और
कोई दूसरा केस लेते हैं जहां पे 2 ही H देने वाला है, तो वहां पे 2 तरफ से दे सकता है। तो क्या 3 तरफ से जो देगा और 2 तरफ से देगा, उसमें किसमें ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियस जो 3 तरफ से देने वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए अल्फा H की इंपॉर्टेंस हुई है यहाँ पे। तो आप क्या देखा इस कंपाउंड से और इस चीज से क्या समझा? कार्बोकेटायन का हाइपर कन्जुगेशन से, कार्बोकेटायन के हाइपर कन्जुगेशन से ये समझा कि जितना नंबर ऑफ अल्फा H होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी कंपाउंड का। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम नोट डाल के, और ये की पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट्टा मार लेना। अल्फा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? अल्फा हाइड्रोजन का प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा अल्फा H होगा उतना ज्यादा उसकी हाइपर कंजुगेशन होगी, और उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास फील्ड ऑर्बिटल था HA के बीच, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इसको भूख मिटा सकता है। तो इसलिए वैकेंट p ऑर्बिटल एंड सिग्मा के बीच का कंजुगेशन को ही हाइपर कंजुगेशन नेम दिया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? सिग्मा p कंजुगेशन। तो ये जो C प्लस के पास जो है वो एक टाइप का क्या है? सिग्मा p कंजुगेशन। तो उसी को मैं हाइपर कंजुगेशन भी नेम देते हैं। सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कंजुगेशन आगे डिस्कस करेंगे, और नाटर बाकर इफेक्ट, ये तीनों एक ही चीज है ना। तो हाइपर कंजुगेशन क्या था कार्बोकेटायन के केस में, वो चीज मैं बॉन्ड फॉर्म में समझ चुका हूँ। और इससे ये भी समझा कि जितने नंबर ऑफ अल्फा H होंगे उतना ज्यादा इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, तो उतने ज्यादा कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो उतना अच्छा उसका हाइपर कंजुगेशन होगा, राइट। तो ये तो कार्बोकेटायन के केस में हो गया, समझ में आ गया। ये थोड़ा गंदा सा हो गया, बट आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से बनाना। C है, HA है, HB है, SC है, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये सिग्मा बॉन्ड इसको दे रहा है। तो ये 3 तरफ से दे सकता है, या तो ये भी दे सकता है, फिर ये भी दे सकता है, फिर ये भी दे सकता है। देख लेते उसको, इसको मिटा के और भी इसको एक इलेबोरेट करते हैं कैसे हो सकता है। देखो कैसे होगा। मैं सेकेंड इसी को देखता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो मान लो C है, HA है, HB है एंड SC है ना। 3 प्लस इसके बाद H है, H। तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो क्या होगा, सपोज ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जब ये बॉन्ड अपना देगा इसको, तो यहाँ पे क्या केस जनरेट होगा? देखो C होंगे, HA तो होगा, HB भी होगा, बट SC क्या हो जाएगा? टूट जाएंगे। तो SC प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C हो जाएंगे। तो ये इधर से भी दे सकता है ना। ये तो एक स्ट्रक्चर हो गए। और एक क्या हो सकता है, जब HB ब्रेक होंगे तो क्या होगा? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक और क्या हो सकता है? C, जब यहाँ पे HA होंगे और HC भी होंगे, लेकिन HB ब्रेक हो जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड के साथ C, H और H, ये कंडीशन हो जाएंगे। एक ये हो गया, एक ये। तो इसमें देखें क्या, जब HA हट रहा था तो ये बन रहा था, HC हट रहा था तो ये, और HB हट रहा था तो ये बन रहा था। तो जब ये तीनों बन रहे थे तो क्या इसको 3 जगह से इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिल रहा है? ये कार्बोकेटायन को क्या इसको 3 तरफ से स्टेबिलिटी मिल रहा है? स्टेबिलिटी 3 तरफ से मिल रहा है। इसलिए जितना ज्यादा नंबर ऑफ H होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होगा, उतना ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा, राइट। तो इसलिए अल्फा H के बारे में पहले पढ़ा था, उसके बाद मैं हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटायन के अंदर क्या होता है बॉन्ड फॉर्म से मैं समझा। इज इट क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन के अंदर मैं कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें फिर क्या आती है? स्टेबिलिटी की बात आती है। तो उसमें स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? तो मैंने अभी कार्बोकेटायन में देखा था क्या कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होता था उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती थी, राइट। और इसी हाइपर कंजुगेशन का नेम क्या दिया जाता है? नाथन बाकर इफेक्ट, है ना। तो इसमें देखो क्या कैलकुलेट करना है? कंपेयर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? जिसका अल्फा H ज़्यादा होगा। जिसका अल्फा H ज़्यादा होगा मीन्स मोर अल्फा H विल हैव मोर स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन, मीन्स मोर स्टेबल कंपाउंड होंगे, राइट। तो ये कार्बोकेटायंस है, सभी में सभी कार्बोकेटायंस है, दिख रहा है प्लस 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 प्लस। तो सभी क्या है? एक किस टाइप का स्ट्रक्चर्स है? दीज आर द प्लेनर स्ट्रक्चर जहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है ना। तो मुझे इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टेबिलिटी देखो, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा या इसका ज़्यादा। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले अल्फा H चेक करेंगे, जितना ज़्यादा अल्फा H उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, मीन्स उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसके पास कितने अल्फा H है? देखो 3 एंड इधर भी 3, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा H यहाँ पे 6 अल्फा H है।
यहाँ पे कितना है 3369 अल्फा एच, यहाँ पे कितना है 3 अल्फा एच, है ना। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 9 वाला या 3 वाला या 6 वाला? ऑब्वियस जो ज़्यादा है वही ज़्यादा स्टेबल होगा। अल्फा एच सबसे ज़्यादा किस में है, सेकेंड वाले में। तो ए मान लो ये बी और दिस नंबर इज सी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी, देन ए, देन सी, है ना। होगा या नहीं होगा? क्यों क्यों होगा, क्यों होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतना ज़्यादा उसकी जो कार्बोकेटाइन होगी उसकी स्टेबिलिटी होगी, और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो कंपाउंड की कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे, राइट। तो मोर अल्फा एच है मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे चेक कर रहा हूँ, अल्फा एच से। तो जहाँ कहीं भी कार्बोकेटाइन या कार्बन डबल बॉन्ड आएंगे तो यहाँ पे अल्फा एच आप चेक करो, अल्फा एच चेक करते ही उसमें जो जिसमें ज़्यादा अल्फा एच होगा उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट। मोर अल्फा एच मोर विल बी स्टेबिलिटी, राइट। सेकेंड देखते हैं इस एग्जाम्पल में ए बी एंड सी। फिर से इसमें भी कार्बोकेटाइन है, अल्फा एच चेक करो। अल्फा एच इसमें कितना है, इसमें दिख रहा है 3, इधर हो गया, इधर भी हो गया 2, इसलिए मैंने पहले अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ाया, राइट। समझ में आ रहा होगा अब। ये 3 इसके पास हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है मुझे। तो इस केस में देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, तो इसके प्रेजेंस में कितने अल्फा एच है, 3। यहाँ पे ये भी कार्बन डाइरेक्टेड है 2 and 2, टोटल कितने अल्फा एच है, 7 अल्फा एच, 7 अल्फा एच है यहाँ पे देखो कितना है 1 2 3। क्या ये अल्फा एच काउंट करेंगे, ये वाला नहीं, ये गलत है। यहाँ तो ऐसे काउंट करेंगे, जो कार्बन डायरेक्ट है उसके बारे में देखेंगे ना। तो कार्बन पे यहाँ पे प्लस है, तो डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला कार्बन है ना, तो इसमें कितने अल्फा एच है, 1 2 and 1, 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच। यहाँ पे कितना है इस कार्बन के प्रेजेंस में, 1 ही अल्फा एच, 1 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, देन बी, देन सी। सिंपल है या नहीं, वेरी सिंपल। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिंपल। तो ये नोट डाउन कर लो क्या था, कैसे अल्फा एच कैलकुलेट किया, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन में, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है देखो, फिर से कार्बोकेटाइन है दोनों में, तो इसकी स्टेबिलिटी फिर अल्फा हाइड्रोजन से चेक करेंगे। तो ये कार्बन पे प्लस है, तो इसके बाजू वाले कार्बन को चेक करेंगे कौन कौन सा है, एक ये वाला है और एक ये भी है और एक ये भी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते कितना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 and 4 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है ये कार्बन पे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे भी 1 है। टोटल यहाँ पे कितना है, 3 2 5 and 6। टोटल यही है ना, कार्बोकेटाइन के बाजू वाले कार्बन पे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, बस इसके अलावा और कोई है नहीं है। तो यहाँ पे 6 अल्फा एच, तो 6 अल्फा एच है और ये 4 अल्फा एच। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 6 अल्फा एच मोर स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। इसमें आप खुद सोच कर देखो, ट्राई करो पहले पॉज करके। हाँ चले अब देखते हैं इसमें क्या है। इस कार्बोकेटाइन पे के प्रेजेंस में ये कार्बन है, इसके पास कितने एच है, 3 एच है ना। क्या इस कार्बन पे भी यहाँ ये भी कार्बन आएगा, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी 1 एच। तो टोटल इस केस में कितने हो गए अल्फा एच, 4 अल्फा एच। हुए या नहीं हुए, यहाँ पे देखो ये तो यहाँ अटैच्ड है, तो यहाँ पे 2 इसके कारण हो गए, 3 इसके कारण हो गए और 2 इसके कारण हो गए। यहाँ पे टोटल 3 2 5 2 7 अल्फा एच, राइट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ यही है 2, यहाँ पे 2 अल्फा एच। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है भाई, बताओ सोच के बताओ कौन ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा 7 अल्फा एच, देन 2 अल्फा एच है, देन दिस। तो ये सपोज एक कंपाउंड है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी होगा, देन ए होगा, देन सी होगा, क्योंकि बी के पास सबसे ज़्यादा अल्फा एच है, 7 अल्फा एच बी, और ए के पास 4 अल्फा एच और सी के पास 2 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बी, देन ए, देन सी, राइट। तो ये तो कंपेयर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की होगी, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, जिसे मैं सिग्मा पी ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, सिग्मा पी कंजुगेशन भी बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में हो गया डिस्कशन।
अब मैं डिस्कस करूंगा सिग्मा पाई एंटी ऑर्बिटल के बारे में। एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है उसमें क्या होता है, सिग्मा पाई कंजुगेशन किसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन इन C11C में बात करते हैं, मीन्स अल्कीन है, क्या ही है, अल्कीन। अल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसा होगा, तो देखो एग्जांपल से मैं समझता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सपोज ये C11C है और ये C है ना, C है, इसके पास ऑब्वियस HA होंगे, HB होंगे और HC होंगे, यही अल्फा H होगा इसके पास। अल्फा H का क्यों क्या यूज आ रहा है वो तो समझ में आ रहा होगा, स्टेबिलिटी को दिखाता है वो। तो C11C के प्रेजेंस में ये HA हो गया, ये HB हो गया और ये HC हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये जो कार्बन है ये फील्ड ऑर्बिटल है ना, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, एक फील्ड ऑर्बिटल है, और ये कार्बन के पास जो है सिग्मा बॉन्ड वो भी फील्ड है। मीन्स अब तो ये प्रॉब्लम हो गया, दोनों फील्ड ऑर्बिटल है ना। तो अब ये कंजुगेशन में क्यों जाएगा, ये माइंड में आता होगा कि जब ये फील्ड ऑर्बिटल सिग्मा का है और ये पाई है, ये भी फील्ड है, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये माइंड में आता होगा। तो ये रीजन क्या है कि ये जो C11C है ना, इसके अंदर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप पढ़े होंगे, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है। इसमें क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है जिसको पाई स्टार बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब लिखाऊंगा, क्या होता है सब लिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का। तो एंटी बॉन्डिंग पहले समझ लो होता क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये C11C है ना, अल्कीन है, तो इसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है। तो आप जब C11C का ड्रॉ करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होता है। क्या होता है वैकेंट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसका फील्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसका ये तो फील्ड है, ऑर्बिटल फील्ड है। तो जब फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसमें तो ये नहीं अटैक करेगा, यानी इसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अब क्या करेगा, तो जो C11C के पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वैकेंट है, उसको ये जो C सिंगल बॉन्ड HA है वो इलेक्ट्रॉन्स अपना देगा। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो किसको देगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो अब प्रॉब्लम ये बच्चे को उठता है कि यार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी तो और घट जाता है, ऐसा सोचते होंगे, ऑब्वियस घटता है इन जनरल देखोगे तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो एनर्जी लेवल बढ़ने से उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है तो ऐसा क्यों करेगा, ऐसा इसलिए करता है कि जो C11C के पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जब ये सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसका एनर्जी बढ़ने की वजह वो और घट जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उसको समझते हैं कैसे एनर्जी डायग्राम्स होते हैं, डाइजेस्ट करो, ऐसा होता है। आप इसका जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डालोगे और उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो इसका स्टेबिलिटी और डिक्रीज होता है, राइट। तो इसका एंटी बॉन्डिंग, पहले तो ये ध्यान में रखना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ होता है, दैट इज कॉल्ड पाई स्टार, नॉट पाई स्टार। तो पाई स्टार इसका वैकेंट है और इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड अपना पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जब पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा, और जो वो बॉन्ड फॉर्म होगा तो उससे इसका बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होता है, और रिड्यूस होता है। ये आप सोचते होंगे, बट ये रिड्यूस नहीं होता है स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स देगा अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर, तो उसकी स्टेबिलिटी घटने की बजाय बढ़ जाता है, घटने के बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स देगा, जब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है भाई साहब, तो जब स्टेबिलिटी बढ़े तो इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, देगा।
तो वही होता है कि जब फील्ड ऑर्बिटल जो है इसके अंदर, फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देता है जो वैकेंट है उसका, है ना। तो देखते हैं ये कैसे करता है काम। C है, HB है, HC है और ये H है। तो ये C, इसके पास ऐसा कुछ ऑर्बिटल होंगे, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब इसका पाई स्टार ये है और ये इसका पाई स्टार है, तो जब ये हाइड्रोजन H जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसके अंदर देता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब कंपाउंड की स्टेबिलिटी जैसे बढ़ेगा तो वो ऐसा अचीव करना चाहेगा, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। तो ऑब्वियस अब ये चीज समझ में आ गया कि इसका फील्ड ऑर्बिटल इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब मैं उसे डायग्राम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो ये ध्यान में रखना है कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो तो फील्ड है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो बढ़ता है तो कितने तरफ से बढ़ेगा, आप देखो ये HB है और HC है। तो HB देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा, तो अब तीन तरफ से दे सकता है। तो और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। करेगी या नहीं करेगी। तो मैंने क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अल्फा H। तो यहां पे भी अल्फा H जब ज्यादा होगा, मोर अल्फा H, देन स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब ये समझ में आ रहा होगा लॉजिक कि मुझे अल्फा H क्यों पढ़ना था। अल्फा H नहीं पढ़ते तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि ये देगा तो क्या होगा, नहीं देगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे तीन तरफ से H दे रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तीन तरफ से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यहाँ पे ओवरऑल ये देखा कि इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो कौन सा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। प्योर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। तो ये थोड़ा सा कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आ जाता है। तो इसके भी यहाँ पे ये देखेंगे तो जब इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके अंदर है प्रेजेंट, तो उसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो उससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिर से जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो क्या हो जाएगा, देखो देखो क्या होगा, C तो अपना इलेक्ट्रॉन HB रहा और SC यहाँ पे रहा, और ये तो HA ब्रेक हो गया, HA प्लस अपना बाहर निकल गया। और यहाँ पे ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होते क्या होगा, कार्बन में माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब कंजुगेशन बन रहा है, तो उससे भी स्टेबिलिटी क्या होती है, कंपाउंड का इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये फंडा समझ लो, क्या क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन में सिस्टम आ रहा है। तो जब ऐसा कोई सिस्टम में कंजुगेशन में आएगा जिससे रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा होगा, तो ऑब्वियस वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो बेसिक फंडा था रेजोनेंस का। तो इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं था, लेकिन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते ये स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया और एनर्जी लेवल डिक्रीज हो गया। तो वहां पे ये कौन कहाँ से दे सकता है, HA भी दे सकता है, HB भी दे सकता है और SC भी दे सकता है। तो तीनों तरफ से जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगी तो स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। तो इसका ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अल्फा H, राइट। तो याद कर लेना ये चीजें। तो यहाँ पे क्या देखा, देखो ये डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, जब HA और ये अल्कीन के अंदर जब हाइपर कंजुगेशन हो रहा था तो ये HA का जो सिग्मा वन था वो फील्ड था, फील्ड ऑर्बिटल, और ये था एंटी बॉन्डिंग इम्प्टी था। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है किसके किसके बीच है, सिग्मा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच, ठीक है। तो सिग्मा फील्ड एंड पाई में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का कंजुगेशन है। तो ये क्या किया, जैसे ही इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसके अंदर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देना चालू किया। तो इलेक्ट्रॉन चालू करते ही इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना था, देखे थे पिछले बार, HB एंड SC ऐसा कुछ बना था। इससे क्या हो रहा था, कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। इससे एनर्जी डायग्राम में देखा गया तो यहाँ पे था CH का वो इलेक्ट्रॉन्स, जो इनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना ये दोनों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग CC का था, इसका एंटी बॉन्डिंग, दोनों सेम एनर्जी लेवल पे थे।
तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया वैकेंट में, जैसे वैकेंट में दिया तो एंटी बॉन्डिंग नहीं बना के ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, नीचे आ गए ये, और एनर्जी लेवल इसका डिक्रीज हो गया। तो ये एनर्जी लेवल यहाँ पे आ गया तो डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो जो आप सोच रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में देने से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, वो गलत है। यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंटल कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, उसके प्रोपोर्शनल में ये देखा गया कि जब CH फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब पाई एंटी बॉन्डिंग CC का इलेक्ट्रॉन्स जब देते हैं तो उसकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो इसलिए दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंजुगेशन, राइट। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को ऐसा भी तुम बोल सकते हो कि ये सिग्मा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कंजुगेशन है। तो अभी हमें क्या करना है, इस C के प्रेजेंस में मैं जितना ज़्यादा H था उतना ज़्यादा इसका स्टेबिलिटी हो रहा था, तो मोर अल्फा H मोर विल द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो उससे के भी यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा कुछ क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो चलो कंपेयर कर लो आप लोग, किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसमें कम। तो लिख लो कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी, राइट। तो इसके अंदर देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी। इसके अंदर क्या है देखो, इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत ही सिंपल है, लॉजिक है, बहुत ही क्या सिंपल लॉजिक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के प्रेजेंस में अल्फा H क्या कितना है, यहाँ पे 3 अल्फा H है ना, देखो 3H है, अल्फा H ही तो काउंट करना है मुझे, और इसके पास भी 3 अल्फा H, तो टोटल यहाँ पे क्या है 6 अल्फा H है। यहाँ पे क्या है, इसके पास 3 अल्फा H और इसके पास 3 अल्फा H है ना, टोटल यहाँ पे 9 अल्फा H, और यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा H। तो ये A है, ये B है और ये C है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, C का होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अल्फा H क्या है, ज़्यादा है, C देन B देन A, मोर अल्फा H देन मोर विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा H होगा उतना ज़्यादा इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसलिए C का सबसे ज़्यादा अल्फा H था, देन B का था, देन A का था, इसे C B A, स्टेबिलिटी इसका ये हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखते हैं स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, इसके प्रेजेंस में इस कार्बन में कितने H है, 3 अल्फा H, अल्फा H ही तो काउंट करना है मुझे, और इसके पास कितने हैं 3 अल्फा H, राइट। तो ये 3 3, और यहाँ पे भी कुछ है क्या, है कुछ 2 अल्फा H, यहाँ ऑल्सो 2 अल्फा H। टोटल इस केस में कितने अल्फा H है, 3 6 8 10 अल्फा H है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ये अल्फा H होंगे और ये 2 होंगे, तो 4 अल्फा H है यहाँ पे मैंने। इसमें यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे 3 अल्फा H, और इस कार्बन पे ये 1, और इसके पास वाली ये कार्बन है, इसके पास 2, तो 2 3 और 3 6 अल्फा H, यही तो है। और कुछ ज़्यादा तो देखिए लगा कि देख रहे थे, ये डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो टोटल 10। इस डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में यहाँ और यहाँ 4, इस डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो टोटल 1 3 4 6। तो सबसे ज़्यादा अल्फा H किस में है, A में है, तो A का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, देन B का, देन A, देन C, देन B। A का सबसे ज़्यादा क्यों होगा, सोच कर बताओ, क्योंकि A का अल्फा H सबसे ज़्यादा है, और C का उससे कम अल्फा H है, और B का उससे कम है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी A का होगा, देन C का होगा, देन B का होगा। तो इसे छाप लो और समझो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आज, कैसे स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ, कैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते थे, कैसे कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ये पूरे फिगर आउट करोगे ना, तो यहाँ पे अल्फा H इंपॉर्टेंट है, अल्फा H जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट।
तो अब मैं जो चीज़ आज पढ़ाया हूँ उसके बारे में लिखा देता हूँ, कैसे लिखना है, क्या है नॉर्टन बाकर इफेक्ट, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, क्या होता है, किस किस में होता है, कार्बन माइनस में क्यों नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो हाइपर कंजुगेशन को मैं नाथन बाकर इफेक्ट भी बोलते हैं, और ये क्या होता है उसके बारे में लिख दिया मैंने, जो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दैट इज परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या हुआ, ये डीलोकलाइजेशन है, जो देखा था सिग्मा और पाई के बीच डीलोकलाइज होते थे इलेक्ट्रॉन, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का जो कंजुगेशन होता है उसी को मैं बोलता हूँ क्या, हाइपर कंजुगेशन। और दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, ये जब होगा तो होगा ही होगा, राइट। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। सेकेंड इसमें आते हैं, हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होती है, मतलब यहाँ पे एक रेजोनेंस दिखता है, रेजोनेंस, बट रियल वाला रेजोनेंस नहीं है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हो इसको, या सिग्मा पी कंजुगेशन बोल सकते हो आप, या सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंजुगेशन बोल सकते हो, और इसी को मैं नाथन बाकर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सब इसको अलग अलग हाइपर कंजुगेशन को नेम दिया गया, और ये सब सेम होता है, लाइक सिग्मा पी, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग, नाथन बाकर इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस, these all are the name of what, हाइपर कंजुगेशन। तो ये तो हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं उसके बारे में हो गया। अब मैं लिखता हूँ फीचर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। फीचर्स मतलब उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वो हाइपर कंजुगेशन किस किस में होगा, तो उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो किस किस में होता था, कार्बोकेटायन में होता था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होता था, कार्बन फ्री रेडिकल, इसके अलावा हाइपर कंजुगेशन किसी में नहीं होता था। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख लो फीचर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, फीचर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन कंडीशन क्या था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटायन, मींस sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम होना चाहिए। तो वही लिखा मैं, देयर मस्ट बी एन sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन प्लस एंड कार्बन फ्री रेडिकल, राइट। तो ये होनी चाहिए, इसका कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ये तीन होना चाहिए। इन केस ऑफ कार्बन आयन हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब कार्बन आयन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम। तो यहाँ पे कार्बन आयन के केस में क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जब हाइपर कंजुगेशन तभी होगा तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन अल्फा एच, या तो अल्फा एच होना चाहिए, या तो अल्फा डी होना चाहिए, या तो अल्फा टी होना चाहिए, मीन्स हाइड्रोजन ड्यूटोरियम एंड ट्रिटियम होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम। अगर हाइड्रोजन ड्यूटोरियम और ट्रिटियम नहीं है तो उसको हाइपर कंजुगेशन के केस नहीं मानूंगा, राइट। तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन अल्फा एच और अल्फा डी एंड अल्फा टी विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब मैं थोड़ी सी और स्टेबिलिटी में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, उसमें देखते हैं क्या होता है वो स्टेबिलिटी, और भी क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं मैं इस केस में, राइट। तो आपने अभी कुछ क्वेश्चन बेंजीन से रिलेटेड मैंने देखा था, उसके अंदर क्या था, कुछ इस टाइप का था, लाइक C++C, ये बेंजीन था, इसके पास CH3 था, और ये एक क्वेश्चन मैंने लिया था जिसमें कुछ ऐसा CH3 और CH3 था, राइट। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे बोला डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे टोटल 9 अल्फा एच है, तो मैंने इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बोल दिया, बोला या नहीं बोला। तो थोड़ी चीज़ें याद रखने का क्या है कि यहाँ पे कोई सोच रहा होगा कि यहाँ तो प्लस आई भी लग रहा होगा ना, CH3 का, CH3 देने वाला है ना, तो प्लस आई दे रहा है, और यहाँ पे तीनों तरफ से प्लस आई दे रहा है, तो तीनों तरफ से प्लस आई इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इससे सिर्फ एक CH3 दे रहा है तो स्टेबलाइज कर रहा है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों गलत है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब ऐसा होता है तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन CH3 जो इंडक्टिव होता है क्या, वीक बॉन्ड टाइप फोर्स है, तो वीक है, तो यहाँ पे उसकी यूज नहीं आएगी, ये इंडक्टिव से नहीं सोचेंगे, ये अल्फा एस से सोचेंगे। तो जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो ये डाटा याद रखना। सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किसका होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का होता है। देन रेजोनेंस का होता है, किसका होता है, रेजोनेंस का। उसके बाद होता है किसका, बोलो, हाइपर कंजुगेशन का होता है। किसका होता है, हाइपर कंजुगेशन का। देन होता है इंडक्टिव इफेक्ट, देन होता है एंटी एरोमेटिक।
ये आपका डाटा है जो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करने आएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो वो एक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा उस केस में मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड होगा जो एरोमेटिक होगा, उसके बाद जिसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, उसके बाद जिसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा, देन इंडक्टिव आएगा, देन एंटी एरोमेटिक आएंगे। तो ये ऑर्डर है किसका? स्टेबिलिटी का। तो किसी कंपाउंड में सपोज हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव दोनों हो रहा है, जैसे इस केस में था, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा। तो ये डोमिनेंट फैक्टर है कि अगर एरोमेटिक और रेजोनेंस इसमें हो रहा है तो एरोमेटिक डोमिनेट करेगा, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस है तो रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, अगर इंडक्टिव है और हाइपर कंजुगेशन तो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है? हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट फैक्टर है, प्लस आई डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे प्लस आई भी है, प्लस एच भी है, बट डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? प्लस एच, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट फैक्टर है, राइट। तो यहाँ पे मैं हाइपर कंजुगेशन की कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जो भी कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल बने होंगे उसकी मैं स्टेबिलिटी बात करूंगा। तो उनमें ये सभी चीजें आएंगी, एरोमेटिक भी आएगा, रेजोनेंस भी आएगा, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, एंटी एरोमेटिक, तो जो भी अभी तक मैं पढ़ा हूँ वो सभी चीजें आएंगे और उन सभी चीज को ऐड करके मिक्स करके मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है और उसको मिस मत करना। और ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लो कहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम होंगे तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।